वीडियो के अंतर्गत हम लोग भू संसाधन और कृषि के अंतर्गत प्रस्तावना, भू संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा, भू उपयोग वर्गीकरण, भारत में भू उपयोग परिवर्तन और भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के अनुसार जो फसल पाई जाती है, तो भारत में फसल ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो के अंतर्गत या इस पाठ के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग कृषि के प्रकार, कृषि की समस्याएं और कृषि में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम और भारत के प्रमुख फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि के प्रकार, वर्षा के आधार पर कृषि को दो भागों में विभाजित किया गया। कृषि के करने के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें आर्द्रता के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक सिंचित कृषि और दूसरा वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि एक ऐसी कृषि है रक्षित सिंचाई कृषि एक ऐसी कृषि है जिसे फसलों को नष्ट होने से बचाना है। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए अगर सिंचाई किया जाता है तो उसे हम रक्षित सिंचाई कृषि कहते हैं। मतलब यह कृषि में जब पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम होता है तो फसलों को बर्बाद होने से या नष्ट होने से बचाने के लिए थोड़ा बहुत सिंचाई किया जाता है। जबकि उत्पादक सिंचाई कृषि अत्यधिक उत्पादन के लिए मुख्य रूप से यह सिंचाई पर निर्भर किया जाता है। मतलब अत्यधिक सिंचाई का प्रयोग करके अत्यधिक उत्पादन करने के लिए की गई कृषि जो है उत्पादक सिंचाई कृषि कहलाता है। अगला है वर्षा पर निर्भर कृषि या बारानी कृषि। मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर कृषि को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। जिन क्षेत्रों में लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन सभी क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। इसमें मुख्य रूप से उन सभी फसलों को बोया जाता है जिसमें शुष्कता या गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होता है, विशेष रूप से मोटे अनाज की खेती। मोटे अनाज जिसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि की खेती शुष्क भूमि की कृषि कहलाती है। अर्थात वे सभी फसल जिसमें शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है या भारत के जिन क्षेत्रों में लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर मुख्य रूप से शुष्क भूमि कृषि की जाती है। भारत में मुख्यतः आर्द्र भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उन सभी फसलों को बोया जाता है जिनमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। आर्द्र भूमि कृषि वाला मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और इसमें अत्यधिक वर्षा वाले फसलों को बोया जाता है, जिसके अंतर्गत चावल, गन्ना और तंबाकू रहता है। उपभोग के आधार पर मानवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के फसल का उपभोग किया जाता है। तो उपभोग के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, खाद्य फसल, दूसरा अखाद्य फसल। खाद्य फसल वे फसल होते हैं जिसे हम खाने के रूप में उपभोग करते हैं, उन्हें हम खाद्य फसल कहते हैं। और खाद्य फसल को तीन भाग में बांटा गया, खाद्यान्न फसल, दलहन फसल और तिलहन फसल। खाद्यान्न फसल में अनाज, जितने भी अनाज आते हैं उन्हें खाद्यान्न फसल के श्रेणी में रखा गया, जैसे चावल, गेहूं, मोटा अनाज, यह खाद्यान्न फसल है। दलहन फसल वे फसल है जिससे हमको दाल की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं दलहन फसल, जिसके अंतर्गत है चना, अरहर, मसूर, मटर इत्यादि दलहन फसल। वे फसल जिनसे हमको तेल की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं हम तिलहन फसल, जिसके अंतर्गत सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल इत्यादि तिलहन फसल के उदाहरण है। अखाद्य फसल मुख्य रूप से वे फसल जिसे हम खाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें अखाद्य फसल के श्रेणी में रखेंगे, जैसे पेय फसल और रेशेदार फसल। पेय फसल और रेशेदार फसल, पेय फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से कहवा या कॉफी, कहवा, कॉफी तथा चाय, वे फसल जिन्हें से हमको रेशे की प्राप्ति होती है, इसके अंतर्गत कपास और जूट। कपास और जूट, तो कहवा, कॉफी और चाय पेय फसल के अंतर्गत आता है, जबकि कपास, जूट जो है वह रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। भारतीय कृषि की समस्याएं, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। तो भारत में जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर है और यहाँ पर सिंचाई का अभाव है, खेतों का आकार बहुत छोटा छोटा है। भारतीय कृषि में विभिन्न प्रकार की समस्या पाया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला है भारतीय कृषि
में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल को उगाया जाता है। क्योंकि भारतीय कृषि में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल को उपजाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की जनसंख्या अधिक है, अतः अत्यधिक जनसंख्या को भरण पोषण करने के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज तथा मोटा अनाज इनकी कृषि सबसे अधिक की जाती है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, सिंचाई का अभाव है। भारत की कृषि जो है मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है और भारत में जो वर्षा होती है वे मानसून पर होती है। मानसून कभी कभी समय से पहले आ जाता है, कभी कभी देर से आता है। कभी कभी मानसून जो है वह अत्यधिक बाढ़ लाता है, कभी कभी सूखा होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन नहीं होने पाता है। यहाँ पर सिंचाई का अभाव है, बड़े बड़े नहरें नहीं है, नलकूप नहीं है, तालाब नहीं है, अर्थात भारत में सिंचाई का अभाव है। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में जो है समान प्रकार का वर्षा नहीं होती है, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, खेतों का आकार छोटा। भारत में जो भी जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप खेत को और छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है, खेतों का आकार छोटा है। विखंडित जोत, उनके जो खेत हैं वे काफी बिखरे हुए अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसान का कुछ जमीन जो है वह अलग क्षेत्र में है, तो कुछ जमीन अलग क्षेत्रों में है, तो इस प्रकार से उनका विखंडित जोत। निम्न उत्पादकता, भारत में रूढ़िवादी कृषि पद्धति, भारत में अभी भी परंपरागत ढंग से कृषि किया जाता है। मुख्य रूप से गोबर के रूप में खाद का प्रयोग, वर्षा पर निर्भर होना और विभिन्न यंत्रों का प्रयोग यानी हल का प्रयोग के फलस्वरूप कृषि का कार्य किया जाता है। अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के कृषि का कार्य किया जाता है। भारतीय वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। अत्यधिक भारत की जो कृषि है वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और कृषि का कार्य करने के लिए कृषक जो होते हैं वह सरकार से या विभिन्न क्षेत्रों से या साहूकारों से लोन लेते हैं और लोन के फलस्वरूप जब वो कृषि का कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं के कारण कृषि का उत्पादन नहीं होने पाता है, अब वे मुख्य रूप से ऋणग्रस्त हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। कृषि में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम। भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि में समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निजात पाने के लिए या इन समस्याओं को निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं या प्रयास किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत एक बड़ा भूभाग किसी एक व्यक्ति के मालिक होता था, उसके अंतर्गत छोटे छोटे किसान कार्य करते थे। तो इस प्रथा को भारत सरकार के द्वारा धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और इनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो भी कृषि के कार्य में प्रयुक्त भूमि है उन भूमि को या जमीन को लेकर के और किसानों को दिया जा रहा है। भू चकबंदी एक सरकार के द्वारा उठाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसानों का खेत दूर दूर है या बिखरे हुए हैं, उन खेतों को एक जगह करने का प्रयास किया जाए। भू चकबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत अगर कोई किसान है उसका कुछ खेत यहाँ है और कुछ खेत यहाँ है, तो इस खेत के बदले उसे यही खेत दे दिया जा रहा है और यह वाला भाग किसी और किसान को दे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से भू चकबंदी कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के बांध का निर्माण किए जा रहे हैं, नहर का निर्माण किया जा रहा है। जैसे भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण किया जा रहा है और उससे सिंचाई किया जा रहा है। उन्नत बीजों का प्रयोग हेतु प्रोत्साहन, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म का बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाई का प्रयोग हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। भारत के प्रमुख फसल जिसके अंतर्गत चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत विश्व का 21.2% चावल का उत्पादन करता है। कहता है कि चावल जो है भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल है या अनाज फसल है और यह विश्व का 21.2% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत जो है वह चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चावल एक उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है। चावल उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है, अर्थात यह वर्षा पर निर्भर है, मानसून के आगमन पर बोया जाता है। इसकी 3000 किस्म से भी अधिक, इसकी चावल की 3000 से भी अधिक किस्म भारत देश में है। कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग, न्यूल बोए गए क्षेत्र का या कृषि भूमि का 1/4 भाग जो है वह कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो चावल के लिए 3 प्रकार के फसल लेते हैं जिन्हें अमन, ओस, बोरो कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के जो किसान है वह एक साल में 3 बार चावल का उत्पादन करते हैं।
जिन्हें अमन, ओस, बोरो कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बोरो, ओस शीत ऋतु में और शरदकालीन अवन। चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पादक राज्य। भारत चावल के उत्पादन के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां होती है? भारत के किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है? कहता है कि तापमान तापमान चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात भारत के जिन क्षेत्रों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वहां चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। वर्षा चावल एक खरीफ फसल है, इसलिए इसके उत्पादन के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वह वहां पर चावल जो है वह सिंचित फसल है। वहां पर चावल जो है वह सिंचित फसल है। मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्योंकि चावल के लिए या धान के उत्पादन के लिए उनकी जड़ जो होती है वह महीनों तक जल में जमा होना चाहिए, तो वैसी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त की जाती है, या वैसी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो चिकनी मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है, यह चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चावल उत्पादक क्षेत्र चावल उत्पादक मुख्य रूप से भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में, नदी तटीय क्षेत्र में या डेल्टाई क्षेत्र में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा है। प्रति हेक्टेयर मतलब कम जगह में अत्यधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा है, और ऐसे में सबसे अधिक चावल का उत्पादक पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस मानचित्र में मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र को दिखाया गया है। चावल उत्पादक मुख्य रूप से दो क्षेत्र है, एक प्रमुख क्षेत्र और दूसरा का गौण क्षेत्र। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नदी तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल का जो उत्पादन किया जाता है वे नदी तटीय क्षेत्र या डेल्टाई मैदान में। डेल्टाई मैदान में दो प्रकार की मिट्टी मिलती है, एक बांगर और खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जहां जहां मिलेंगे उन सभी क्षेत्रों में वह सभी क्षेत्र भारत चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। और जो बांगर वाला क्षेत्र है या कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी खादर से कम उपजाऊ वाले मिट्टी जहां मिलते हैं वहां पर गौण उत्पादक क्षेत्र कहलाते हैं। सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, इसके बाद बिहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है वह पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के माध्यम से या एक सिंचित फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है, और इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल का जो उत्पादन किया जाता है वह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। तो मुख्य रूप से चावल का उत्पादक क्षेत्र ये वाला नदी तटीय वाले क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यह है तमिलनाडु वाले क्षेत्र। तमिलनाडु में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा और इसके आसपास के डेल्टाई वाले क्षेत्र में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। यह दक्षिणी भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जैसा कि जानते हैं कि भारत का प्रथम खाद्यान्न फसल चावल है और दूसरा का महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है। गेहूं के उत्पादन विश्व के उत्पादन का 13% तथा चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। गेहूं के उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है और विश्व का 13% गेहूं का उत्पादन भारत करता है। देश की कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर इसकी खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं, किसी भी फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं, अनुकूल परिस्थितियां, जैसे वर्षा कितना मात्रा में होना चाहिए, तापमान किस प्रकार का होना चाहिए, मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, तो अनुकूल दशाएं क्या होना चाहिए। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसकी बुआई जो है शीत ऋतु में की जाती है। गेहूं जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसकी बुआई लगभग शीत ऋतु में की जाती है। एक विविधतापूर्ण जलवायु में होता है जहां बोते समय या बीजों के अंकुरण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जब काटते हैं उस समय अत्यधिक तापमान और दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। तापमान गेहूं के बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि काटते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। वर्षा गेहूं एक सिंचित फसल है, अर्थात यह मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर होता है। क्योंकि यह फसल शीत ऋतु में बोया जाता है और भारत में अधिक वर्षा जो होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, तो यह फसल जो है मुख्य रूप से सिंचित फसल है। इस फसल के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर इस फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में यह मुख्यतः
सिंचाई पर निर्भर है। मिट्टी, गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादक राज्य, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वह पंजाब में। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य, इस मानचित्र के अंतर्गत भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और गौण उत्पादक क्षेत्र। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जबकि प्रति हेक्टेयर में उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है। ये पंजाब है, पंजाब में सबसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे है, अर्थात कम क्षेत्रों में अत्यधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल और यहाँ पंजाब। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे अधिक होती है, पंजाब में गेहूं की खेती सबसे अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में दोनों चावल और गेहूं दोनों की खेती होती है। मक्का एक खरीफ फसल है, अर्थात इसे मानसून के आगमन पर बोया जाता है। इसे खाद्यान्न तथा चारा फसल दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का का मुख्य उपयोग खाद्यान्न फसल यानी अनाज के रूप में भी किया जाता है और पशुओं को चराने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। भारत में चावल, गेहूं के बाद मक्का तीसरा उत्पादित होने वाले प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में चूंकि खाद्यान्न फसल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल में चावल का उत्पादन किया जाता है, इसके बाद गेहूं और तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल के रूप में मक्का का उत्पादन किया जाता है। और मक्का जो है वह खाद्यान्न फसल के रूप में, मक्का खाद्यान्न फसल तथा चारा फसल दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में मक्का उत्पादन विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत मक्का उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान रखता है, जबकि प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारत विश्व का प्रथम मक्का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि भारत जो है वह चौथा मक्का उत्पादक राष्ट्र है। मक्का उत्पादन के लिए अनुकूल दशा है। मक्का की खेती के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, अर्थात उन क्षेत्रों में जहां पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा एवं बलुई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अर्थात मक्का की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है, मक्का की खेती मुख्य रूप से 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। भारत का मक्का का उत्पादन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत में मक्का का उत्पादन जो है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई या नदियों के द्वारा ढो करके लाई गई जितने भी मिट्टियां होती हैं वे जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, और जलोढ़ मिट्टी में किसी भी फसल को उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है, तो इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। अगला कहता है चाय की खेती उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। अर्थात चाय की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर लगभग तापमान सालों भर उच्च होता है या उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। यह एक प्रमुख खरीफ तथा रोपण फसल है। खरीफ अर्थात इसे मानसून के आगमन पर बोया जाता है और मानसून के लौटने पर काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से चाय भी एक प्रकार का खरीफ फसल है और रोपण फसल है। रोपण फसल की विशेषता है कि यह बड़े फार्मों में किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से किया जाता है और व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए अत्यधिक वर्षा अर्थात 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और अत्यधिक तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो भारत के जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वैसे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी, ढलवा जमीन, नम एवं पाला रहित जलवायु तथा वर्ष भर होने वाली वर्षा
की आवश्यकता होती है। अर्थात चाय का उत्पादन उन सभी क्षेत्रों में होता है जहां पर तापमान भी अधिक और वर्षा भी लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी अधिक। ये जमीन जो होगा वो ढलवा होना चाहिए, जमीन पूर्णतः ढलवा होना चाहिए। इनकी जो जड़ें होती है वह पूर्णतः जल से डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। इस मानचित्र में चाय जो एक प्रकार का रोपण फसल है जिसे खरीफ फसल में बोया जाता है। इसके लिए अत्यधिक तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। वर्षा भी अत्यधिक 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और ढलवा जमीन होना चाहिए, ढलवा जमीन होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में चाय अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में, यह असम वाले क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। कपास, कपास एक उष्णकटिबंधीय रेशेदार फसल है। फसलों को उपभोग के आधार पर खाद्य फसल और अखाद्य फसल में विभाजित किया जाता है। खाद्य फसल में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसल, जबकि अखाद्य फसल में पेय फसल और रेशेदार फसल। रेशेदार फसल वैसे फसल होते हैं जिसमें रेशे की प्राप्ति की जाती है, उन्हें रेशेदार फसल कहते हैं। तो उसी प्रकार से कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बोया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में खरीफ ऋतु में बोया जाता है। यह खरीफ फसल है और भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में बोया जाता है। कपास का जन्म स्थान भारत ही है और कपास जो है भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल है। कपास भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल है। अनुकूल दशा, कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा स्वच्छ प्रकाश, तेज एवं चमकदार धूप तथा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अर्थात भारत के जिन क्षेत्रों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और सालों भर स्वच्छ प्रकाश और चमकदार धूप तथा काली मिट्टी हो, उस क्षेत्र में कपास अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहलाते हैं। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है भारत के मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिलती है। तो इसे कपासी मिट्टी भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश में किया जाता है। इस मानचित्र के आधार पर भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों को दिखाया गया है। भारत में के जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी सबसे अधिक मिलती है उस क्षेत्रों में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, क्योंकि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक मिलती है और इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ये गुजरात है जो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है।